चला पुलिस टारगेट में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जीके एंड कंप्यूटर के 27 नवंबर 2020 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2022 नहीं, 2020 में लास्ट एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस का। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं 50 जीके के और 10 कंप्यूटर के, यानी 150 क्वेश्चंस तीनों शिफ्टों को मिलाकर जीके के हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि उनके आंसर क्या है। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखना है तो हमने जो लिंक है हिस्ट्री की अभी तो वो डाल रखी है, धीरे धीरे सभी की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखनी है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हिस्ट्री की तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अगर दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो परिश्रम 2.0 की जो क्लासेस की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये 27 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट, यानी फर्स्ट शिफ्ट कब से होती है 9 से 10:30, यानी 1.5 घंटे का पेपर होता है कांस्टेबल के लिए एग्जाम जो है वो क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार किसने किया था। तो रुद्र इसका जो वर्णन है वो किस में मिलता है। तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है इसमें सुदर्शन झील के पुनरुद्धार कार्य का जो वर्णन है वो मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है सिविल का संक्षिप्त रूप से जाने वाली एजेंसी, एजेंसी यानी अभिकरण, अभिकरण हिंदी में बोलते हैं, एजेंसी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है। सिविल शब्द जो है वो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो ये जो कपास की फसल है ये जो है वो रबी की फसल नहीं है। बाकी की जो चना सरसों जौ है ये किसकी फसल है। तो ये है फसल किसकी, तो ये रबी की फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जो जीव है वो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात अवशोषित करता है। तो जो राइजोपस है वो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित कर लेता है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था। तो जो चोरा चोरी कांड है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं। तो अपने यूपी को बोलते हैं, ठीक है। यूपी दिवस कब मनाते हैं। तो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1900 कब, तो 1920 में हुआ था, ठीक है। चोरा चोरी कांड की बात करें तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था। तो 1922 में ये चोरा चोरी जो कांड है वो हुआ था। और इसकी डेट क्या है। तो 4 फरवरी इसकी जो डेट है वो मानी जाती है, ठीक है। एसएससी कब मानती है। तो 4 फरवरी इसकी जो डेट है वो मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कि भारत में जो निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि है वो लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है। तो जो कॉफ़ी है वो दक्षिणी राज्यों में सर्वाधिक होती है। किस में होती है, विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में। तो जो कॉफ़ी है वो होती है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। तो जो आर्टिकल 129 है वो ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है। कौन सा आर्टिकल है। तो वो 129 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती जो है वो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो किस इंद्रावती नदी जो है वो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार बात करें तो ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो बजट का जो निर्यात का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2024 और 25 रखा गया था, ठीक है। किसका मत्स्य उत्पादन निर्यात पूछ सकते हैं कि कब केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार जो 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का जो लक्ष्य है वो कब रखा गया था। 2024-25 में इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया था। अगला क्वेश्चन है मैग्नस कार्लसन, ये भी आपसे अभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने अभी आर प्रज्ञानंद को हराया जो कि तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। वो सबसे कम उम्र के ऐसे पर्सन है जो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्लेयर में उन्होंने जो भाग है वो लिया है, ठीक है। हालांकि वो हार गए थे, आपने शायद उनकी फोटो भी देखी हो, ठीक है। तो जो मैग्नस कार्लसन है वो कहाँ से संबंधित है। तो वो नॉर्वे से संबंधित है और नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और अगर खेल से संबंधित पूछे तो ये किससे संबंधित है। तो शतरंज खिलाड़ी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य को दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन
संस्कृत स्थल स्थित है। तो ये जो दैमाबाद है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, आपने सभी पढ़े होंगे सूतकांग डोर और नेफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरीके के चारों जो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी जो चारों स्थल हैं वो आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो आप जाकर के हिस्ट्री की क्लास ले लीजिएगा एक बार। 3 घंटे की समथिंग 3 घंटा 12 मिनट की क्लास है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप वो क्लास जरूर एक बार ले लेना। ठीक है, हमने अपने चैनल पर ही डाल रखी हुई है प्रीवियस ईयर करके। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर बात करें कि हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो स्कॉल्डी और डोन्स के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मानव की बात करें तो मानव में भी 4 कक्षीय पाए जाते हैं और मगरमच्छ में भी 4 कक्षीय जो प्रकोष्ठ है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि लोटिया नामक जो नृत्य है वो कहाँ का है, तो लोटिया नामक जो गीत है, सॉरी नृत्य नहीं गीत की बात हो रही है यहाँ पे, तो लोटिया नामक जो गीत है वो कहाँ का है, तो राजस्थान का जो लोटिया नामक गीत है वो है। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है, निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है, तो किसको समायोजित किया जाता है, तो मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से भी संबंधित है और फुटबॉल से भी संबंधित है। अब फुटबॉल से किस तरीके से संबंध आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे एक तो सुनील छेत्री के बारे में पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा आपसे कि फुटबॉल की जो लेंथ है, फुटबॉल के मैदान की जो लेंथ है वो कितनी होती है, ब्रीथ कितनी होती है, आपसे पूछा जाएगी फुटबॉल की जो वेट होता है वो कितना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि महिला खिलाड़ी की जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, रेस्ट टाइमिंग कितनी होती है, पुरुष खिलाड़ी जो है उनकी जो फुटबॉलिंग की जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है और जो रेस्ट टाइमिंग होती है वो कितनी होती है। तो इतने क्वेश्चन आपसे फुटबॉल में अब प्रेजेंट टाइम में बनने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, जो फुटबॉल खेलने की जो टाइमिंग होती है वो 45 मिनट की होती है। ठीक है, बीच में एक 15 मिनट का रेस्ट भी दिया जाता है और उसके बाद 45 मिनट। अगर टोटल ओवरऑल की बात करें तो 45 मिनट ये जोड़े जाते हैं और 45 मिनट ये ओवरऑल अगर बात करें तो 90 मिनट होते हैं। अगर रेस्ट टाइमिंग पूछी जाती है तो आपसे कितने 15 मिनट मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विजेताओं के लेखक जो है देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया है। तो निधन से आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, तो इससे आपको क्या सबक मिलता है कि जितने भी निधन अभी प्रेजेंट टाइम में हुए हैं लास्ट 8 से 10 महीने के बीच में, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी निधन खिलाड़ी हुए हैं या फिर प्लेयर हैं या फिर कोई महान हस्तियां वगैरह हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो MS स्वामीनाथन है उनके भी जितने भी उन्हें 5 अवार्ड मिले हुए हैं, जिनमें हम आपको बता दें पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है और उनको एक वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, एक उन्हें क्या बोलते आइंस्टीन करके एक अवार्ड मिला हुआ है, आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड करके एक अवार्ड मिला हुआ है, एक और उन्हें अवार्ड मिला हुआ है जिसका नाम अभी दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, जब याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। उन्हें 5 अवार्ड मिले हुए हैं, उन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। आप ये क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना, ठीक है। हो सकता है आपसे दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चंस पूछ ले, नहीं तो आपसे SSC GD में तो आपसे 100% ये क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड, ठीक है। और हो सकता है अगर आप अभी याद कर सकते हैं तो आप अभी याद कर लेना, क्योंकि मात्र 15 दिन का जो करंट है वो नहीं पूछा जाता है, बाकी का आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में इतनी चीज़ें आप याद कर लेना जो MS स्वामीनाथन है, ठीक है, उनसे रिलेटेड, ठीक है, हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं भारत में। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तो PM स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है PM स्वनिधि योजना किसके लिए लगाई गई थी, तो रेहड़ी वालों के लिए जो PM स्वनिधि योजना है जिसमें आप बीमा ले सकते हैं, उनकी वजह से जो रेहड़ी वाले हैं अपना जो रोजगार है वो चला सकते हैं। PM स्वनिधि नामक जो योजना है उनके लिए चलाई गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन जो है वो कौन करता है, तो नकदी का प्रबंधन कौन रखता है, तो हमेशा आप याद रखेंगे जो RBI है
वो इसका प्रबंधन रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संबंधित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो आनुवंशिक रूप से संबंधित किस्म जो है वो है कपास। कौन सी? कपास। कपास हर जगह नहीं उगाया जाता है, आपने देखा होगा करेला भी सभी लोग उगा लेते हैं, बैंगन भी, लौकी भी। तो जाहिर सी बात है कि जो कपास है वो ही एक आनुवंशिक रूप से संबंधित किस्म भारत में जो है वो उगाने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने का कदम उठाएगी? तो जो ग्राम पंचायतें हैं उसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो वो 40 है। अगर भाग की बात करें तो भाग कौन सा है? 11 है। 12वां भाग में क्या है? तो 12वां भाग में नगर निकाय है। ठीक है, नगर पंचायत किस में है? तो 11 में है नगर पंचायत। और भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में है नगर निकाय। ठीक है, और ग्राम पंचायत की बात करें तो आर्टिकल 40 में नगर पंचायत ग्राम पंचायत की जो बात है वो अनुच्छेद 40 में की गई है। ठीक है, ये भाग है जो कि नगर पंचायत में की गई है। ये नगर पंचायत है, ये ग्राम पंचायत आर्टिकल है। ठीक है, और ये नगर निकाय है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चंस जो है वो गलत कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो अरब सागर का कौन सा समुद्र तट नहीं है? तो राधानगर जो बीच है वो अरब सागर का नहीं है। बाकी के बरकला बीच जो है वो अरब सागर का है। कोवलम बीच जो है वो भी है, और पालोलेम जो बीच है वो भी अरब सागर का नहीं है। अगर हम बात करें कि अरब सागर है कहाँ पर, तो इस तरीके से जो जो भारत का नक्शा है वो, अगर हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल की बात करें तो यहाँ पर है, और अरब सागर की बात करें तो यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, लक्षद्वीप सागर की बात करें तो लक्षद्वीप सागर यहाँ पर है। तो जितने भी जो बीच है वो यहाँ पर ये सभी स्थित है। कौन से? बरकला, पालोलेम बीच और कोवलम बीच। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं? तो कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं? यहाँ पे कर्नाटक पड़ता है, ऊपर यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है, और यहीं पे बीच में महाराष्ट्र और इसके कर्नाटक के बीच में कौन सा जो बीच है, गोवा वाला जो बीच है वो यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे ये केरल वगैरह है, यहाँ पे ये इस साइड तमिलनाडु पड़ता है, और इसके बाद में ऊपर इसके आंध्रा पड़ता है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर ही रहे तो सबसे पहले आप मैथ को अच्छे तरीके से एक बार जान लीजिए। ठीक है, बाकी आपको सेवन सिस्टर तो पता ही होगा। सेवन सिस्टर जो इस तरीके से ऊपर भारत के नक्शे से थोड़ा सा अलग पूर्वी जो बिंदु होता है, पूर्वी साइड जितने भी स्टेट है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद में अगर हम बात करें किसकी, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी सातों हैं, सातों में आप बस ये याद रखेंगे कि सिक्किम को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, सिक्किम थोड़ा सा अलग है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है वो भूटान और जो अपना उत्तर प्रदेश की सीमा जिससे लगती है, क्या बोलते हैं, नेपाल से लगता है जो। ठीक है, नेपाल और भूटान की सीमा के बीच में ये दबा हुआ है एक। ठीक है, जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से सिर्फ लगती है। सिर्फ सिक्किम की जो सीमा है वो किससे लगती है? तो पश्चिम बंगाल से, सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, बाकी अदर कोई स्टेट से नहीं लगती है। अगर देशों की बात करें तो देशों से चीन से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, और भूटान से भी लगती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसकी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ईस्ट में अवयवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनते हैं? तो ईस्ट के अवयवी श्वसन के दौरान कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो है वो तीनों बनते हैं। ठीक है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे RRR कहा जाता है। क्या? रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई वाणिज्यिक बैंक है, धन उधार लेता है RBI से, तो वो क्या करता है? तो वो रिजर्व रेपो रेट लेता है। अगर वही जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपना धन वापस अगर RBI को देता है तो वो रिजर्व रेपो रेट होता है, या RBI उनसे वापस लेती है वाणिज्यिक बैंकों से, तो रिजर्व सिर्फ रेपो रेट होता है। ठीक है, अगर देखो RBI अगर किसी को देती है, RBI अगर छोटे वाणिज्यिक बैंकों को देती है तो RRR होता है। ठीक है, कौन सा? RRR, जिसको हम रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। अगर वही छोटी बैंक RBI को वापस देती है या RBI उनसे वापस लेती है तो वो रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे।
मानव तंत्र का तंत्र के संदर्भ में तंत्र का कोशिकाकार निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है वो सूचनाएं प्राप्त करता है? तो कौन सा भाग है जो सूचनाएं प्राप्त करता है? तो द्रुमाश्रम जिसे हम डेंड्राइट भी कहते हैं, ये हमारी तंत्र का कोशिका में सूचनाएं प्राप्त करने का काम करता है। कौन सा? द्रुमाश्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन जो है वो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कारक द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो अलेक्जेंडर डेल रिपल है, अलेक्जेंडर डेल रिपल अवार्ड जो है वो यूके की सरकार देती है। किसकी सरकार देती है? तो यूके की सरकार देखिए निम्नलिखित में से यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। ठीक है। अवार्ड से ये आपने देखे कि अवार्ड से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। कि जो अवार्ड नए नए चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो नए नए अवार्ड या पहली बार अवार्ड दिए गए हैं उन अवार्डों को आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपको अवार्ड लिख लेना है। पहला आपको टॉपिक बताया था जो अभी महान हस्तियों जिनका निधन हुआ है, ठीक है, उनके पद्म भूषण पद्म श्री अगर उन्हें मिले हैं तो वो जरूर याद रख लेना, वो किससे संबंधित है वो भी याद रख लेना है आपको। ठीक है। दो टॉपिक हो चुके हैं, एक तो निधन वाला और दूसरा अवार्ड वाला। ठीक है। जिन जिनको पहले वाली फर्स्ट टाइम अवार्ड मिले हैं, ठीक है, और जो नए अवार्ड है वो दोनों चीज़ें याद रख लेनी है, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वर्ड परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है वो वर्ड परिचय नामक जो पुस्तक है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार प्रेरित दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार, ये लोग पुरस्कार से फिर ये तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है? ये भी 2020 का है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो अभी हाल ही में जो अवार्ड मिले हुए हैं उनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1946 में अंतरिम सरकार में जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है, तो जैसे कि रक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, ठीक है, सलाहकार कौन थे, उस टाइम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सभी आपको अंतरिम सरकार से याद कर लेने हैं। ठीक है। नहीं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, हम अंतरिम सरकार के जितने भी नियुक्त किए गए हैं अभी जस्ट थोड़ी देर में हम आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है। आप टेलीग्राम से एक बार ज़रूर वहाँ पे आप चेक कर लेना। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा कौन करता है? जिसके अंदर बल होता है वही तो रक्षा करेगा। तो पहले अंतरिम सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन थे 1946 में? तो बलदेव सिंह थे। ठीक है। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर है ये याद रखेंगे। कौन सा? लाड खान नामक मंदिर। तो कहाँ पर है? ए होल में है। कहाँ पर है? ए होल में ये स्थित है। कौन सा? प्राचीन खान नामक जो लाड खान नामक मंदिर है वो। ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी आपको जल्दी एक बार देख लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा घोषणा की गई कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो लिनलिथगो के द्वारा जो है वो अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। किसके द्वारा? लिनलिथगो के द्वारा। बेवर, दहिया और पोंडू जो शब्द है वो किसके स्थानीय नाम है? तो बेवर, दहिया और पोंडू जो शब्द हैं वो खेती के आदि स्वरूपम नाम है। किसके हैं? खेती के आदि स्वरूपम नाम जो है वो स्थित है। ठीक है। स्थायी नाम है कौन कौन से? बेवर, दहिया और पोंडू। दो बार आप रिपीट करेंगे। जो नए नए नाम है वो आप एक बार अपनी कॉपी में लिख के दोबारा से आप रिपीट कर लेना, नहीं तो आप दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव जो है जो रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो वो कौन सा है? जो जेब्रा है वो स्तनपायी जीव नहीं है। कौन सा? स्तनपायी जीव नहीं है। तो जेब्रा जो है वो स्तनपायी जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव के
मानव में शरीर विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है। तो जो प्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, प्यूटरी ग्लैंड जो है जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वो मानव शरीर में विकास को विनियमित करने के हार्मोन जो स्रावित हार्मोन्स करती है। पावल कूट जो है, जितने भी ये जो कूट वर्ड है वो आपको पता है कि मिजोरम से संबंधित है, चाहे वो चापचार कूट हो, चाहे वो पावल कूट हो, चाहे जौन सा भी कूट बना रहे, आपको कूट शब्द जहाँ मिलेगा वहाँ आपको मिजोरम लगा देना है। धामेक स्तूप की बात करें तो धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में धामेक जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? धार्मिक स्तूप। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख मुख्यमंत्री बनी? तो जो 1993 की बात करें कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तो मदन लाल खुराना जो है। देखो दिल्ली पुलिस का पेपर है, तो दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस से जितने भी दिल्ली से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो संविधान से संबंधित हो, चाहे वो फर्स्ट सीएम हो, फर्स्ट पी जो भी हो, ठीक है, दिल्ली से संबंधित वो सभी क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ लेने हैं। तो मदन लाल खुराना है जो फर्स्ट सीएम बने थे दिल्ली के, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? तो 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये बोला गया कि मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या है उसमें उनकी जो सीमा है वो एक निर्धारित कर दी गई कि इतनी जो सीमा है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने वाली है, ठीक है। कौन सा? तो 91 जो संविधान संशोधन है वो। सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रहेगी? तो इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये क्या बोलते 2021 के जो करंट अफेयर से संबंधित है। 41 क्वेश्चन भी आप छोड़ देंगे। 42वां क्वेश्चन भी आप इसमें थोड़ी सी एक चीज़ को याद रखेंगे कि पुरुष विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन से संबंधित तीसरा फैक्ट निकल के ये आया है कि जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी खेल हुए हैं, खेलों से संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किसकी मेजबानी किसने की है, कौन जीता है, कौन हारा है, मोस्टली अब उपविजेता पूछता है, विजेता की बजाय अब उपविजेता पूछा जाता है। तो 3 टॉपिक जो है वो अपने क्लियर हो चुके हैं। पहला जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी निधन हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी अवार्ड मिले हुए हैं, उनसे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं और वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो। दूसरा है अवार्ड। तीसरा क्या है? खेलों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। तो 3 टॉपिक हो चुके हैं कि हमें कौन कौन से याद रखने हैं। इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और इसको भी हम जो स्किप है वो कर सकते हैं क्योंकि ये भी करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो 1915 में ये जो कांग्रेस के जो गुट है 1907 में सूरत अधिवेशन में जो अलग अलग हो गए थे वो 1915 में फिर से एक हो जाते हैं, ठीक है। सूरत अधिवेशन में ये दोनों अलग अलग हो गए थे, जो आईएनसी के गुट है वो, और 1915 में फिर से एक हो गए थे, ठीक है। मडई नामक जो जनजाति है वो किस राज्य से संबंधित है? तो जो मडई जनजाति है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। किससे? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। येमसे नामक जनजाति पर पारंपरिक रूप से किस स्टेट में मनाया जाता है? तो येमसे किस किस स्टेट से बिलोंग करती है? येमसे जनजाति तो किससे बिलोंग करती है? तो नागालैंड स्टेट से ये बिलोंग करती है। प्रीवियस ईयर इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में से हमेशा से क्वेश्चन 10% ओवरऑल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन फंस जाए, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया? तो भारत में साइमन कमीशन 1928 में आता है। कब आता है साइमन कमीशन? तो 1928 में जो साइमन कमीशन है वो भारत में आता है। अगस्त 2020 ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मई 2020 ये क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 106 के अनुसार क्या है? दोनों सदनों के सदस्यों का जो वेतन है
वो कौन निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 106 ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों का वेतन है वो कौन तय करेगा? तो जो संसद है वो तय करेगी। कौन तय करेगी? संसद जो है वो आर्टिकल 106 के तहत राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्यों का जो वेतन है वो संसद तय करेगी। अब क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं इसी के बाद, जो इसी की शिफ्ट में पूछे गए कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन है वो। एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट होती हैं। तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो अपने आप ऑटोमेटिकली 3 होती हैं, और उसके बाद में हम उनमें जोड़ या घटा कितनी भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 1 वर्कशीट नहीं ले सकते, या ऐसा नहीं है कि हम 4 या 5 वर्कशीट नहीं ले सकते। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो कंप्यूटर में पहले से सेट होती हैं। ठीक है, घटा बढ़ाना वो अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट कितने इंच के बराबर होता है? तो 36 पॉइंट का जो फॉन्ट साइज है 36 पॉइंट होता है, वो बराबर होता है 0.5 इंच के। कितने के? 5 इंच के। ठीक है, तो 36p बराबर 0.5 इंच याद रखेंगे। ठीक है, तो 36 पॉइंट का जो फॉन्ट का साइज है वो कितने इंच के बराबर होता है? तो 0.5 इंच के बराबर होता है। एमएस वर्ड 2007 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार एक विकल्प नहीं है? तो देखो आपको जो ऊपर की साइड एक ऐसी लाइन बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, रिबन नहीं, शायद टाइटल बार बोलते हैं। सॉरी, कंफ्यूज थोड़ा सा। आपको यहाँ पे सबसे पहले होम मिलता है। ठीक है, होम जो ऑटोमेटिकली खुला होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर होता है इंसर्ट वगैरह, पेज लेआउट। ठीक है, इस तरीके से आपको जो मिलते हैं वो आपको सभी जो लेआउट है लेआउट में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट है वो आपको उसमें नहीं मिलता है। तो इंटरनेट सबसे अलग दिख रहा है। वैसे भी निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो जो वेब प्रशासन है, कौन सा? वेब प्रशासन जो है वो एक इंटरनेट सेवा नहीं है। देखो, इंटरनेट एक्सेस तो होता ही है, डायल अप होता ही है, डोमेन नेम पंजीकरण, जिसको हम जैसे ईमेल लिखते हैं ना, तो जो पीछे वाला होता है @ के बाद वाला, उसको ही तो हम डोमेन नेम बोलते हैं। @ के बाद जो आता है gmail.com वगैरह या फिर yahoo.com मेल वगैरह, ये अपना यूज़र नेम होता है आगे वाला, जो हम जैसे अपना नाम लिखते हैं वो वाला, और @ के बाद जो होता है वो डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो पंजीकरण के लिए तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो सूची 1 और 2 को मिलाना है? तो देखो, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से। चलो, जो इंटरनेट एक्सप्लोजर है, चलो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोजर। तो इंटरनेट एक्सप्लोजर जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित। अब माइक्रोसॉफ्ट किसमें है? बी में। तो पहला का हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा है सफारी। सफारी किसमें होता है? तो जो सफारी है वो होता है एप्पल में। दूसरा का सी, सफारी किसमें होता है? तो एप्पल में होता है। ठीक है, तीसरा है सी मंकी, ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो पहला का बी और दूसरा का सी, पहला का बी दूसरा का सी, ये देखो दूसरे वाले में ही मिल गया। ठीक है, हालांकि इसमें आंसर लिखा था लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगा के करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि तीसरा वाला पता नहीं था। सी मंकी मोजिला फाउंडेशन को कहते हैं। ठीक है, शिवम सर की अगर आपने वीडियो देखी हो तो वो एक बात बोलते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता लेकिन हमें बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो ये बहुत कुछ वाला ये कि 2 ऑप्शन आ गए थे, तीसरा ऑप्शन नहीं पता था सी मंकी वाला, कि इसको मोजेल भी बोलते हैं। तो बाकी का जो है अपने ऑप्शंस जो है वो मिल गए। ठीक है, एक सेपरेट शीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सी विकल्प सूची 1 और 2, ये फिर से वही आ गया उसी तरीके का उसी टाइप का क्वेश्चन जो है। तो पहले का जो है कि इंटर का मतलब क्या होता है? आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाने का, मतलब आपको नीचे अगले सेल में ले जाने का, आपको एरो की दिशा में ले जाना, आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाने के लिए।
तो पहले का जो इंटर है वो है आपको नीचे के अगले सेल में ले जाने के लिए, ठीक है। एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शिफ्ट टैब का मतलब क्या है? शिफ्ट टैब का मतलब है आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाने के लिए, ठीक है। टैब का मतलब क्या है? टैब का मतलब होता है आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाने के लिए। और चौथा, एरो की का क्या मतलब है? तो एरो की आपको एरो की दिशा में ले जाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका इसमें हो जाएगा। एमएस वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सी सेल अलाइनमेंट सेल को संरेखित करने का विकल्प नहीं है? तो अलाइकन जो है क्रॉस है, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 में किसी टेबल में, मान लो किसी टेबल में कौन सा सेल जो है वो अलाइनमेंट का एक विकल्प वर्ड नहीं है, ठीक है। तो टॉप अलाइनमेंट होता है, सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, बॉटम अलाइनमेंट होता है। कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? तो एक्रॉस अलाइनमेंट जो है वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो जो कॉम्बिन है, देखो राइट होता है, मिड होता है, लेफ्ट होता है, तो जो कॉम्बिन है यही नहीं होता है एमएस एक्सेल में। टेक्स्ट का जो फंक्शन होता है वो, कि अगर आप टेक्स्ट को कहाँ लिखना चाहेंगे, लेफ्ट में, राइट में कि मिड में, तीन ही तो होते हैं, ठीक है। बाकी जो कॉम्बिन बचा है वो तो कोई होता ही नहीं है। एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प के का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है? तो किसे अप्लाई करने के लिए बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बॉर्डर का जो एडजस्टमेंट है वही करने के लिए तो किया जाता है कि बॉर्डर कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ठीक है। इसकी वजह से ही तो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो देखो email@domain.com, ये तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। इसमें ये कैसे दो बार डॉट कैसे लग गया भैया? तो हमारी समझ से तो ये वाला भी नहीं होना चाहिए, बाकी ये दो तो हो सकते हैं। दो डॉट हमारी समझ से तो ये देखो तीसरा और चौथा दोनों होंगे, ठीक है। बाकी एक बार इस क्वेश्चन को हम सर को, अपने शिवम सर को भेजकर देखेंगे, ठीक है। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो हम ले लेंगे, या फिर इसका जो क्या बोलते क्वेश्चंस की शिफ्ट में बता देंगे कि ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है वो क्या सही होगा, ठीक है। हालांकि जो मेरे हिसाब से तो तीसरा भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं उन्होंने किस तरीके से आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा रोक के रखते हैं। अब देखते हैं किसके 27 नवंबर 2020 के जो सेकंड शिफ्ट में, यानी 12:30 से 2 बजे तक जो शिफ्ट होती है दूसरी शिफ्ट, उसके क्वेश्चन मानवता हेतु गुलकैम्यन पुरस्कार 2020 में। तो ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये करंट क्वेश्चन है। अब आते हैं भारतीय जनगणना। तो जनगणना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जनगणना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो भारतीय जो जनगणना है 2011 वो पूरी प्रकार जाइएगा। जनगणना से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितनी हुई है? 2001 की तुलना में 2011 में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.5% की जो वृद्धि है वो 2001 से 2011 के बीच में हुई है। 2001 की अपेक्षा 2011 में जो जनगणना की वृद्धि है वो 17.5 में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रेतीली मृदा में पानी की जो रिसाव है दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सही आंसर पढ़ लो कि दोमट मृदा का उपयोग घट खिलौने एवं मूर्तियों के बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खिलौनों एवं मूर्तियों बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो दोमट मृदा जो होती है, दोमट मिट्टी, कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी जो है उसका प्रयोग खिलौने एवं मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो करंट से संबंधित है, इसको छोड़ देंगे। तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में
पोषी स्तर बनाते हैं। तो कैसा पोषी स्तर बनाते हैं? तो चौथा जो पोषी स्तर है वो बनाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 क्या कहती है? गैर कानूनी सभा हेतु दंड संबंधित है। गैर कानूनी सभा जो है वो अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आर्टिकल जो धारा है वो कौन सी लगेगी? तो 143 लगती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंडियन पीनल कोड। इसके बाद अगर हम बात करें कि जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में कितने, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है वो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 जो है इसका CO3, ठीक है, फॉर्मूला जो है वो होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जल में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। बायोगैस का संबंध किससे है? तो बायोगैस में कम से कम मीथेन 1% से कम होता है। ठीक है, बायोगैस में जो मीथेन है वो 1% से कम होता है। ये कथन जो है वो गलत है कि हमेशा 1% से ज़्यादा ही होता है। कौन सा? 1% से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें माँ पद्मनंद किस साम्राज्य के शासक हैं? तो ये किसके हैं? मगध के हैं। किसके हैं? मगध के हैं। ठीक है, 2021 के अनुसार कृषि लागत, इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कौन सा कथन गलत है? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था, ये बात एकदम सही है। आरबीआई का जो प्रचलन आरंभ है वो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी, के आधार पर की गई थी, बिल्कुल सही है। आरबीआई बैंकों ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ये बिल्कुल बात गलत है। तो ये जो इसमें पूछा गया था कि गलत कथन कौन सा है? तो दूसरा जो है वो गलत कथन है। ठीक है, तो पहली बात याद रखेंगे कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। आरबीआई का जो प्रचलन जो आरंभ है वो 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा के आधार पर की गई थी। लॉर्ड वोल्टेमार्ड की पुस्तक श्रृंखला की एक काल्पनिक चरित्र है। तो ये किसकी है? तो जेके रोलिंग की है। ठीक है, किसकी है? जेके रोलिंग की है। चौथा आपके पास ये है कि जितनी भी फेमस पुस्तकें हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, 2023 में ही चाहे क्यों ना लिखी गई हो, उन सभी पुस्तकों को आपको एक बार पढ़ लेना है। त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवता की पूजा की जाती है। तो गरिया पूजा जो है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और गरिया पूजा ये कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का एक पर्व माना जाता है। कौन सा? गरिया पूजा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ जो है वो सिक्किम में स्थित नहीं है? तो रालोंग जो मठ है वो कहाँ पर? सिक्किम में है। पेमांग यात्से कहाँ पर है? तो ये भी सिक्किम में है। इंचे और तांबू, देखो इंची और तांबे में मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, कि इंची होगा कि तांबू होगा। तो आप याद रखेंगे कि इंचे जो है वो भी कहाँ का है? सिक्किम का है। सिक्किम के कौन कौन से इंचे हैं? रालोंग है और पेमांग से जो है वो भी कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 2020 में, ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया या फिर उसे दंडित किया जाता है। इससे ये संबंधित है कि 143 है वो गैर कानूनी जो क्या बोलते बैठक जो होती हैं जिस तरीके से, ठीक है, उसको जो लोग गैर कानूनी बैठक करते हैं उनसे संबंधित है 143 आईपीसी की धारा। और जो लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं उनके लिए आईपीसी की जो धारा तो नहीं, लेकिन उसमें जो दंड है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसे साधारण कारावास दिया जाएगा, वो भी कितने? 1 साल तक के लिए। ठीक है, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक
परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मल्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्चिंग कहा जाता है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रत्येक तिमाही शुक्रवार को व्यवसाय संपत्ति सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत पारंपरिक परिसंपत्तियों भारत की इसकी मांग और सीमा देयताओं के 75% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत क्या आता है कि प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की संपत्ति समाप्ति पर यह शुक्रवार की सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में, ठीक है, तो कितना देवताओं का मतलब है जो एक तरीका का टैक्स की तरह समझ लीजिए। ठीक है, इसकी मांग और समय देयताओं के 75% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जिसको अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? तो अश्वमेध अनुष्ठान जो है, जिसने रामायण देखी होगी उसको अश्वमेध अनुष्ठान के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अश्वमेध अनुष्ठान आप सभी को पता है कि एक घोड़ा यज्ञ करने के दौरान, यज्ञ करने के बाद एक घोड़े को उसमें चिन्हित करके छोड़ दिया जाता था। उसके पीछे पीछे जो है वो सेनाओं को लगा दिया जाता था। जो भी वो जो घोड़ा है वो जिस भी राज्य से गुजरता था वो उस राज्य की सीमा, जो जिस राज्य से वो घोड़ा छोड़ा गया है उस राज्य की सीमा वो उसमें लगती थी। अगर कोई नहीं मानता था तो उसके लिए फिर उससे युद्ध करना पड़ता था। जिस तरीके से आपने शायद देखा होगा कि राम ने जो है, राम और लक्ष्मण ने जो युद्ध है वो लव कुश से किया था, तो वो इसी प्रकार से किया गया था। ठीक है, जो पहली उनकी मुलाकात हुई थी वो अश्वमेध युद्ध के ही दौरान में हुई थी। Which is the following of not a terms used to donate couples of a गज़ल? तो जो गज़ल है वो किसके लिए डोनेट किया जाता है? तो मंड के द्वारा जो है वो गज़ल जो है, गज़ल में कौन सा टर्म नहीं आता है? तो जो मंड है वो गज़ल में गज़ल से संबंधित नहीं है। जो मंड शब्द है वो गज़ल से संबंधित नहीं है। बाकी मिश्रा, मक्टा और मटला, जो ये तीनों शब्द हैं वो गज़ल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो नदियों से संबंधित शब्द जो है वो कौन सा नहीं है? तो हमें रखना क्या याद है कि कौन कौन से हैं? तो वितरिका जो शब्द है वो नदियों से संबंधित है। जलप्रपात है, ये तो है ही। और विसर्प किसे कहते हैं? तो जो नदियों के जो घुमाव होते हैं, मोड़ वगैरह होते हैं, उनको विसर्प हम कहते हैं। ठीक है, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। तो कौन थे? जो हरिशेन थे वो राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि भी थे और उनके मंत्री भी थे। लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट सेक्रेट्स एसिड विच केसेस ए पेनफुल स्टिंग ऑन टचिंग। तो इसका जो आंसर है वो होगा मेथेनोइक। क्या होगा? मेथेनोइक होगा। एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठान स्नान कराने के लिए एक जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो तमिल में एक पर्व होता है जिसे हम मासी मागन कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो जो मंदिरों की मूर्तियाँ होती हैं उनको स्नान कराने के बाद उनका जो जुलूस है वो निकाला जाता है। ठीक है, शोभा यात्रा के द्वारा। जुलूस उस टाइप वाला नहीं जो जुलूस तुम समझ रहे हो। ठीक है, एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े ये कहाँ की फिल्म है? तो ये कैसी फिल्म है? मराठी फिल्म है। कैसी है? द डिसाइपल कैसी फिल्म है? ये मराठी फिल्म है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालय द्वारा न्यायाधिक क्षेत्र के बाहर रहकर भारत की कानून की प्रक्रिया से बचने के अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ये
अधिनियम कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया? जैसे आपने एक केस सुना होगा, अ, उम, जैसे एक कोई व्यक्ति है, मान लो, ठीक है, उसने भारत में एक गैर कानूनी तरीके से उसने पैसा जो है वो बैंक को पागल बनाकर या फिर कुछ भी करके किसी भी तरीके से उसने जो बैंक का पैसा है वो अपने खाते में डालकर वो विदेशी किसी बैंक में वो पैसा जमा कर दिए, विदेशी सीमा में कुछ अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया और वो भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में बस जाता है, ठीक है। तो उस अन्य देश का जो कर्तव्य है वो ये है कि वो उस व्यक्ति को भारत को वापस लौटाए, ठीक है। तो ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको जो नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर 2018 को प्रभावी हुआ। जैसे कि आपको पता होगा, तीन तलाक जो है वो इससे संबंधित है, ठीक है। वैवाहिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो मुस्लिम महिलाओं को वो 19 सितंबर 2018 में प्रभावी किया गया है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की जो धारा है वो 16 ये कहती है कि भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनियों को निदेशक हो। तो जो आर्टिकल है वो आईपीसी की धारा 16 यही कहती है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम जो 1949 है किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड के किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है कि किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो, ठीक है। इसका मतलब है, जैसे मान लो कोई भी एक एसबीआई का कर्मचारी है, ठीक है, और मान लो एक आईसीआईसी बैंक का कर्मचारी है, ठीक है। जो अगर इसका कोई मैनेजर है तो वो इसको दोबारा से मैनेजर नहीं बनाएगा इसका। मान लो ये इसके भी पद पर है तो और इसके भी पद पर है, मान लो कि दो सरकारी चीज़ें वो एक ही समय पर वो दो पद के लाभ पर नहीं रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जो अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो उसे आईपीसी की धारा 16 के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। काल्पनिक करवा जो है मालगुड़ी पुस्तक किसकी है? तो आर के नारायण की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो वो है मालगुड़ी, ठीक है। पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि एक विद्वान संस्कृत के महान वैयाकरण थे। कौन? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि, जिसकी पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। किसकी है? अष्टाध्यायी किसकी है? तो ये पाणिनि की पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020, इस क्वेश्चन को हम देंगे छोड़ अभी। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा कौन बना था? तो जो हर्षवर्धन है वो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना, ठीक है। इसके पिता की मृत्यु के बाद इसका भाई गद्दी पर बैठता है और इसके भाई की मृत्यु पर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, ठीक है। कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो जो राखी गढ़ी है वो गुजरात राज्य के बाहर स्थित है, पुरातात्विक जो स्थल है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं राज्य जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को बनाया जाता है। 20 मार्च को क्या बनाया जाता है? तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 20 मार्च को? तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार क्वेश्चन को देंगे छोड़, क्या कर देंगे? स्किप, छोड़ देंगे। दीघ निकाय के प्रश्नों का एक संग्रह है। तो दीघ निकाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, ठीक है। केंद्रीय बजट की बात छोड़ देंगे। 22-23 का जो बजट है 23-24 वाला वो बजट करेंगे। प्रवासी जो रोजगार है की पहल जो नौकरी के इच्छुक लोगों के उपयोगी नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यक पूर्ति करता है, तो वो कौन है? प्रवासी रोजगार के लिए सोनू सूद को माना जाता है, ठीक है। इनाम गांव उत्खनन स्थल
किस नदी के किनारे है? तो जो इनाम गांव है वो किस नदी के घोड़ नदी के किनारे स्थित है? कौन सा? इनाम गांव। कौन सा? इनाम गांव। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। कौन सा? इनाम गांव जो है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में जर्मनी फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है? इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर देंगे? इसके मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय गंगा के मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन देखेंगे कि मैदानों के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो मैदानों की बात करें तो समतल भूमि एवं बड़े विस्तृत भाग होते हैं। तो जी हाँ, होते हैं। ठीक है, मैदानों की बात कर रहे हैं कि क्या ये समतल होते हैं, बड़े भी होते हैं, विस्तृत भाग भी होते हैं। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो जी हाँ, होते हैं उपजाऊ आमतौर पर, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है, आप शायद देखते भी होंगे कि भारत जो है वो विकसित से ज़्यादा विकासशील देश है, क्योंकि वो खेती पर डिपेंड है ज़्यादा। इस वजह से कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं। तो सही सही बात है, ज़्यादातर जो खेती पाती है वो नदियों के किनारे ही है, और भारत में बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, कि भारतीय गंगा का मैदान जो है वो सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हो गया बिल्कुल गलत, कि नहीं, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। बीसीसीआई के अध्यक्ष, अगर प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष, सिर्फ इसमें इतना याद रखें कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। ठीक है, अभी 2023 की बात कर रहे हैं। बेसर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो जो बेसर शब्द है वो मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ हनी? तो जो एपीकल्चर है, ठीक है, जो मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो जो फाग है वो हरियाणा से संबंधित है। कौन सी? फाग नृत्य शैली जो है वो हरियाणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो जो चीनी का कारखाना है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। कौन सी? कावेरी द्रोणी जो बेसिन है ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों के मध्य में स्थित है। कौन सी? कावेरी द्रोणी नदी। ठीक है, इसके बाद इसी के हम जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसी शिफ्ट के जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो जो अलाइनमेंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई। ठीक है, इसमें जो टॉप होता है वो टॉप नहीं होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। ठीक है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। क्या? सिक्योर। ठीक है, सिक्योर होता है, सर्विस नहीं होता है। कुछ लोग सर्विस समझ के सर्विस लगा देते हैं। क्या होता है? सिक्योर होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। देखो इन्होंने भी लगाया हुआ है, जिसकी ये आंसर की है उसने, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि कंफ्यूज मत होना। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव। तो जो कंप्यूटर अगर कनेक्ट होते हैं किसी भी इंटरनेट से, तो वो किससे कनेक्ट होते हैं? तो IP एड्रेस से होते हैं। आपने देखा नहीं कि हर एक इंटरनेट का जो IP एड्रेस है वो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि MS एक्सेल में 256/8, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 बटे 4, चरुअठ 32/8, 2 चौको 8। आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, चलो फिर से समझाते हैं। देखो 256/8/4/2, तो पहले 8 का डिवाइड करेंगे 256 में। ठीक है, तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16,
अब बटे 4 बटे 2, अब 4 का डिवाइड फिर करेंगे 32 में तो चौरुट 32, और फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8। आप MS एक्सेल में इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। ईमेल में किसकी गुंजाइश की मान्यता नहीं होती है, तो रिक्त स्थान जो होता है वो ईमेल में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ईमेल में आप खाली स्थान नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो रिक्त स्थान है वो ईमेल मान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है, तो जो MS वर्ड है वो ये कैसा है, एक वर्ड प्रोसेसर है। कैसा है, वर्ड प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। MS वर्ड में एक टेक्स्ट के साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इटैलिक भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है नहीं कर सकते हैं क्या, ना, तो ये तो ऑप्शन गलत है। क्या फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 8 तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन उससे कम भी रख सकते हैं और उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग कर सकते हैं, तो F2 जो है वो MS एक्सेल में एडिट करने के लिए रख सकते हैं। एडिट करने के 3 तरीके होते हैं, एक तो डबल क्लिक होता है, एक फार्मूला बार होता है, और एक F2 बटन जो होती है वो एडिट करने के लिए काम आती है MS एक्सेल में, ठीक है। जो शिवम सर के स्टूडेंट हैं उन्हें ये तीनों चीज़ें पता होंगी, चाहे वो परिश्रम 2.0 के बच्चे हो, चाहे वो फिर यूट्यूब क्लास जो परिश्रम बैच पड़ा हुआ है उसके बच्चे हो। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में सभी कंटेंट को चयन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो MS एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो। Ctrl+A से सभी जितने भी वर्ड हैं या फिर पूरा पैराग्राफ जो कुछ भी हो वो सभी सिलेक्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए, तो MS एक्सेल में कम से कम 1 सीट तो होनी चाहिए, तभी उसको MS एक्सेल बोलेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कितनी भी रख सकते हैं, और एक अगर ये बोले कि डिफ़ॉल्ट रूप से किस MS एक्सेल में कितनी सीट होती हैं, तो 3 होती हैं, और कम से कम कितनी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और अधिक से अधिक तो वो आपकी ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी सीट की ज़रूरत है, ठीक है। अगला है ये है 27 तारीख का जो 3rd शिफ्ट का जो पेपर है वो। तो पहला क्वेश्चन इसका ये है कि सितंबर 2020 इसको छोड़ देंगे, इसको भी, दूसरा क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके संक्रमित से होता है, तो जो जीका वायरस है वो एंडीज मच्छर जो है उसके संक्रमित के कारण होता है, ठीक है। जो जीका वायरस है वो किससे होता है, तो एंडीज मच्छर से ये होता है जीका वायरस। आधार 10 किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे आधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि RBI द्वारा अनुचित होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संबंध, जैसे मान लो कोई बैंक है वो ब्याज दर कितने से नीचे उसका आधार दर जो है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा RBI, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक MK गांधी द्वारा नहीं लिखी, देखो नेचर क्वेयर है, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। इंडियन होम रूल ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी। जो गोल्डन थ्रेश होल्ड है ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई। नेचर क्वेयर, इंडियन होम रूल, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स ये सभी किसकी पुस्तकें हैं, तो MK गांधी की है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ है, तो खिड़की मस्जिद का हुआ है, फिरोज शाह कोटला का हुआ है, तुगलकाबाद का हुआ है। जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो तुगलक में नहीं हुआ है, ये मुगल काल में किया गया है, ठीक है।
भूगोल में मेंढर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें विकल्प से संबंधित है? तो जो मेंढर है वो नदी से संबंधित है। मेंढर हमने बताया है कि जब नदी किसी पहाड़ से मिलकर एकदम टकराव, एकदम घुमाव, ये जो घुमाव होता है इसको ही मेंढर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंढर बोलते हैं। पिट्टाड्रूट्री शब्द जो है ये किससे संबंधित है? जैसे आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है वो किस से बनी हुई है? तो ये जो नगीने और रत्नों से जुड़ी हुई जो दीवारें होती है उनको बोलते हैं हम पिट्टाड्रूट्री। जो शब्द है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो ताजमहल जो बनी हुई है वो किस आधार पर बनी हुई है? तो पिट्टाड्यूरा जो शैली होती है उस पर, उसके आधार पर बनी हुई है, जिसमें छोटे छोटे नगीनों एवं रत्नों से जड़ी हुई तकनीक होती है, उसमें तकनीक से बनाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो जहांगीर की जो कब्र है वो कहाँ पर बनाई गई है? तो वो लाहौर में स्थित है। कहाँ पर है? लाहौर में स्थित है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती प्रतिमा किसकी बनी हुई है? तो वो कांसे की बनी हुई है। अगर आपसे विधि पूछते हैं कि किस विधि से बनी हुई है, तो लुप्त मोम विधि से बनी हुई है। अगर ये पूछे कि प्रतिमा किससे बनी है, तो कांसे से बनी है। और कौन सी विधि से बनाई गई है? तो लुप्त मोम विधि से बनाई गई है, ठीक है। अभी नटराज से क्वेश्चंस पूछना बाकी है, क्योंकि अभी नई संसद की जो गठन हुई है उस नटराज से क्वेश्चन आना पॉसिबल लग रहा है। तो आप एक बार नटराज के बारे में पूरा सभी डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पेले जो है वो कहाँ से है? तो ये ब्राजील से पेले है। डिएगो माराडोना जो है वो अर्जेंटीना से है। काइलियन मप्पापे कहाँ से है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। पेले सभी को पता है कि ब्राजील से है। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना से है। ये चौथा वाला हो सकता है बहुत से लोगों को पता ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 में समाप्त हुई। कब समाप्त हुई? तो 2012 में समाप्त हुई 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो, ठीक है। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो नियमित रूप से पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई है? तो 1881 से शुरू हुई है। और अगर वैसे पूछे तो 1872 से इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है। यहाँ पे लॉर्ड मेयो है। कौन है? लॉर्ड मेयो है। और यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन है। कौन है? सिर्फ रिपन है। कौन? रिपन। यहाँ पे मेयो है, यहाँ पे रिपन है। 1872 में शुरुआत होती है और नियमित रूप से 1881 में शुरू होती है किसकी? पंचवर्षीय योजना की। सॉरी, अरे ये पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई है। वो हम जनगणना बताने लगे। सॉरी सॉरी सॉरी, जनगणना की बात, जनगणना वहाँ थी और पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई है पहली, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। शुरुआत कब हुई है? तो 1951 में याद रखेंगे। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई है? तो 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई है। भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एमाइलेज प्रोविडेंस फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईपीएफओ का पूर्ण रूप है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? तो एमाइलेज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का जो भाग है वो संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकारी, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो कौन सा है? तो भाग जो 5वां है वो किससे संबंधित है? तो संसद के गठन से संबंधित है। उसकी संरचना, अवधि, अधिकारियों एवं प्रक्रियाओं एवं विशेष अधिकारों का जो संबंध है वो भाग 5 से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा युग्म सुमेलित है? RVPK, AK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। यहाँ पे आते हैं कौन? अजातशत्रु।
यहाँ पे आते हैं कालाशोक, यहाँ पे आते हैं अशोक, यहाँ पे आते हैं कनिष्क। यहाँ पे राजगृह के टाइम पे कौन थे? तो अजातशत्रु थे। वैशाली के टाइम वैशाली जो क्या बोलते जो संगति हुई है, ठीक है, संगति वो कहाँ पर हुई है? तो कालाशोक के टाइम पर हुई है। और पाटलिपुत्र की बात करें, बौद्ध संगति कहाँ हुई है? तो अशोक के टाइम पर हुई है। और कुंडलवन की बात करें तो कनिष्क के टाइम पर बौद्ध संगति हुई है। ये बौद्ध संगतियाँ हैं चारों, ठीक है। तो इसमें कौन सी मैच नहीं खा रही है? तो ये जो चौथी वाली है, ये मैच जो है वो नहीं खा रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये बौद्ध परिषद की बात हो रही है, ठीक है। तो जो चतुर्थ बौद्ध परिषद है ये राजगृह में हुई है। द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर में हुई है। और प्रथम बौद्ध परिषद, हम संगति की बात कर रहे थे, ये परिषद है, ठीक है। परिषद अलग होते हैं और संगतियाँ अलग होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा सुमेलित है? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जो पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। तो कौन सा है? तो डोलड्रम्स है जो पूर्वी हवाएं परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो काशीराम जो है इनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का जो गठन है वो 1984 में किया गया था। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों को कवरेज करने यानी सुधारने के लिए प्रारंभ किया गया है, ठीक है। जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है वो सरकार द्वारा कम प्रतिरक्षण वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको सुधार करने के लिए एक योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 में तक इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से ये याद आता है कि आपको गवर्नर एंड सीएम हर एक स्टेट के याद होने चाहिए, ठीक है। सामवेद को संगीत और कला का जो स्रोत है वो माना जाता है। एक फोटो वोल्टाइक सेल जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो जो प्रकाश है वो फोटोवोल्टाइक सेल होती है, ठीक है। एक प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा प्रकाश? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के अतिरिक्त समय कुल विनिर्णय समय अवधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि 120 मिनट होती है। कितनी होती है? 120 मिनट होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर वैसे मैच की बात हो तो सिर्फ 45 मिनट की होती है। वास्तुकला की शर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वास्तुकला की शर्की शैली जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो जो देवमाली है वो पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किसके पास में स्थित है? तो त्रिवेंद्रपुरम के पास में स्थित है। किसके पास में स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम के पास में ये स्थित है। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो भारतीय जो संगीत है तो भैरवी, पूर्वी और हिंडोल जो राग है ये भारतीय संगीत में भारतीय संगीत के संदर्भ में है। बाकी जो श्रृंगार है ये कोई राग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो फैरजी आंदोलन है ये बंगाल से संबंधित है। मोपला विद्रोह जो है वो मालाबार यानी केरल से संबंधित है। और पॉलीगढ़ विद्रोह जो है वो कुर्नूल से संबंधित है, ठीक है। फरेजी आंदोलन जो है वो बंगाल से है। बाकी जो कूका आंदोलन है वो असम से नहीं है। फरेजी आंदोलन कहाँ से है? बंगाल से है। मोपला विद्रोह मालाबार यानी केरल से है।
और पॉलीगर विद्रोह जो है वो कुरनूल हरियाणा से स्थित कुरनूल हरियाणा से है। पॉलीगर जो विद्रोह है वो भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? तो 1986 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था भारत सरकार ने। भारत सरकार की बात करें कि स्वच्छता कार्यक्रम के लिए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, यानी आज है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहे हैं हम। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो स्वच्छ भारत इंडिया है ये किसने शुरू की थी? तो ये पीएम मोदी द्वारा जो है वो शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। कौन सी? इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। 2019 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि 2020 में ये पेपर हुआ था, तो ये तब का जो करंट है वो पूछा गया है। नेफ्राइटिस एक चिकित्सक स्थिति है जो वृक्क को प्रभावित करती है। नेफ्राइटिस एक चिकित्सक का स्थिति है जो किसको प्रभावित करती है? तो वृक्क को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये करंट का है, इसको छोड़ सकते हैं। वैसे इससे ये याद आता है कि आपको इन सभी के बारे में याद रखना है कि सोनल मानसिंह कौन थी, इन्हें पद्म भूषण पद्मश्री कब मिला है, ठीक है। इस सब जो आजकल पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से क्वेश्चन, उन सभी को। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो जो शरीर में जो शर्करा होती है उसकी उपस्थिति के लिए पता लगाने के लिए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया है। देखो निधन वाले व्यक्ति कितने, 3-4 पूछे जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो जिनका वैसे याद रखेंगे कि प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो कौन से राष्ट्रपति थे? तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और अभी हमने शुरुआत में जब शुरू की थी तो बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो 2nd नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से, ठीक है। और बात करें कि अगस्त 2020, ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। मुगल साम्राज्य का आर्थिक प्रणाली से संबंध में पोलज शब्द, मुगल साम्राज्य में पोलज जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो सालाना खेती योग्य भूमि से। किससे? सालाना, हाँ, जो साल में जो खेती करने योग्य भूमि जो होती है उससे संबंधित है। कौन सा? पोलज शब्द। खादर एवं भागर की बात करें तो ये किस प्रकार की मृदा से संबंधित है? तो ये कछार, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। कछार मृदा से संबंधित है खादर एवं भागर, ठीक है। रेगोर की बात करें तो ये काली मिट्टी से संबंधित है। द शैडो लाइन्स की बात करें तो द शैडो लाइन्स किसकी पुस्तक है? तो ये अमिताभ घोष की है। द शैडो लाइन्स किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ घोष की है द शैडो लाइन्स पुस्तक। ऐतिहासिक सीढ़ीकार कुआं की बात करें तो अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। एक कुआं बनाया गया है जिसके अंदर ही, आपने देखा होगा कुछ कुओं को जिनके अंदर ही सीढ़ियों का जो सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई हैं। तो ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जिसको हम बावली बोलते हैं, जिसे अग्रसेन की बावली कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए प्रदान किया जाता है। तो 1991 में व्यास सम्मान जो है वो शुरू किया गया है। तो वो किस भाषा के लिए शुरू किया गया है? तो वो हिंदी के लिए शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपको बता दें कि ये आपको एमपी में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? ये एमपी में पड़ती हैं। इनकी खोज जो है वो 1967 में की गई थी। कहाँ की गई, कब की गई थी? तो 1967 में इनकी जो खोज है वो की गई थी, ठीक है। हम्पी की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि 10 रुपए के नोट के पीछे छपा हुआ है। अगला क्वेश्चन बात करें कि 1905 में के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह क्या थी? तो जो बंगाल विभाजन है वो सभी को पता है। कर्जन के काल में बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए एक उपकरण प्रयोग किया जाता है जिसका नाम हाइग्रोमीटर है।
आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का, ठीक है, ना कि हाइड्रोमीटर का। देखो इन्होंने भी गलत किया है। ऐसे ही एग्जाम में आप कंफ्यूज होंगे हमेशा, हाइड्रो होगा या हाइग्रो होगा। तो आपको एकदम क्वेश्चन सटीक याद रखना है और अच्छे तरीके से याद रखना है। तो कौन सा होगा? हाइग्रो। तो वातावरण की जो आर्द्रता है, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक इसको छोड़ देंगे क्योंकि अब ये चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो सूचकांक को भी आप याद रख लेना कि भारत में वर्ल्ड फूड प्राइज में, सॉरी, भुखमरी में कौन सा स्थान है, विश्व खुशहाली में कौन सा स्थान है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन कौन सा इंडेक्स यानी कौन सा सूचकांक है। इंडेक्स सूचकांक को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स जरूर याद कर लेना। अब 11 दिसंबर 1901 में स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल, तो डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में है। एक अभी मूवी आने वाली है अक्षय कुमार की, ठीक है। तो शायद वो जो उड़ीसा में एक कांड हुआ था उससे संबंधित है, ठीक है। देखना, शायद मूवी वो अच्छी है। जब वो रिलीज होगी तो हम जरूर देखेंगे जाके। योनो की बात करें तो यू ओनली नीड वन, ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये एसबीआई के द्वारा जारी किया गया था। आजकल सभी के फ़ोन में ये है। इसके द्वारा ही आपको एटीएम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है और एटीएम से आपके पैसे जो है वो निकाल सकते हैं। अब नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित किए गए थे। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 2021 के चेक इसके लिए आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी में जो थर्ड शिफ्ट में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हुए थे वो 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं। एक सर्च इंजन नहीं है तो आस्क जो है वो एक सर्च इंजन है, याहू जो है वो भी एक सर्च इंजन है, बिंग जो है वो भी एक सर्च इंजन है, जो सफारी है ये एक सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है? तो अभिगम्यता, यानी जो अभिगम्यता, ठीक है, जिसको एक वर्ड होता है इंग्लिश में, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो है जो वो शब्द है वो इंटरनेट से संबंधित है। उपयोग में आसानी, संचार में लचीलापन, ठीक है। उच्च लागत, क्या इंटरनेट चलाने के लिए आपको उच्च लागत देनी पड़ती है? सबसे कम अगर इंटरनेट की बात करें कि सबसे सस्ता किस देश में इंटरनेट है, तो वो भारत में सबसे कम इंटरनेट, सबसे ज़्यादा इंटरनेट भारत में इस्तेमाल होता है और सबसे कम जो प्राइस है वो भारत में ही है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है? तो जो टाइटल बार है, ठीक है, टाइटल बार जो है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। कौन? टाइटल बार। एमएस वर्ड में कौन सा एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो अलाइनमेंट जो है वो एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। कैरेक्टर को आप फॉन्ट के साइज में उसका फॉन्ट कैसे भी रख सकते हैं, इटैलिक, बोल्ड, किसी भी तरीके का उसके साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कैरेक्टर को फॉर्मेटिंग में आप साइज में भी परिवर्तन कर सकते हैं और फॉन्ट की जो स्टाइल है वो भी आप उस जो कैरेक्टर आपने डाला हुआ है उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अलाइनमेंट होता है वो अलाइनमेंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प होता है? तो जो पेज लेआउट होता है उसी में पेज सेटअप का विकल्प होता है। किस में होता है? पेज सेटअप का विकल्प जो है वो पेज लेआउट में ही होता है। निम्नलिखित एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई के बदले निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो टेबल प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम, एमएस वर्ड में जो टेबल बनाई जाती है उसमें जो कॉलम होती है उसको चौड़ाई बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टेबल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसका उपयोग किया जाता है। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक सीसी फोल्डर का जो पूर्व रूप है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कार्बन कॉपी, ठीक है। क्या कहा जाता है? कार्बन कॉपी। और बीसीसी को क्या कहा जाता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एमएस एक्सेल में
जो फॉर्मूला बार में क्लिक करने और कंटेंट करने के लिए एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जहाँ कंटेंट स्थिति हो उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे F2 आई थी, ठीक है, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें बताई थी कि आप डबल डबल क्लिक करके उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला बार में जाकर आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, या फिर F2 प्रेस बटन करके आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं MS एक्सेल में किसी भी सेल को। MS एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है लेन फंक्शन? तो टेक्स्ट में आता है। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक का प्रयोग करते हैं। किस क्लिक करते हैं? कंट्रोल प्लस क्लिक का प्रयोग करते हैं MS वर्ड में पैराग्राफ के एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए। यानी जैसे लिखा मेरा नाम है रोशनी और इस वाक्य को पूरा सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो कंट्रोल कर लेंगे और रोशनी पर जाकर क्लिक कर देंगे, तो इतना यहाँ से जो यहाँ तक है ये पूरा जो नाम है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड जो अपने आपके दोस्त जितने भी हों अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उन लोगों से बोल देना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन करंट से क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो आपको इसी से पता लग गया होगा। आज हमने आपको 4 टॉपिक बताए हैं, वो आप 4 टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करना करंट में, ठीक है। जो मरे हुए हैं, अवार्ड और खेल से संबंधित और जो इंडेक्स हैं वो चीज़ें, ठीक है। ये 4 टॉपिक जो है वो आप अपना क्लियर करने की कोशिश करना। अपना जो अगला वीडियो है वो भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। सभी शिफ्टों के हम आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से कराएंगे, जितने भी दिल्ली पुलिस के जो 2020 में जो क्वेश्चंस हुए हैं उन सभी को, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।